रिलायंस कम्युनिकेशंस के मालिक अनिल अंबानी को फिर से बड़ा झटका लगा है। 40,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मौलिया बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिल अंबानी बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के सीनियर अधिकारियों को एक एसआईटी बनाने को कहा ताकि चल रही जांच को लॉजिकल नतीजे तक पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने अनिल अंबानी के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश तब आया जब यह आशंका जताई गई थी कि अंबानी अपने खिलाफ जांच पूरी होने से पहले भारत से भाग सकते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके क्लाइंट कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। बता दें, बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तभी सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच बहस भी देखने को मिली। अंबानी के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोर्ट का भरोसा दिलाया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले भी मिस्टर रोहतगी के साथ ऐसा हो चुका है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने एक क्लाइंट के लिए ऐसा ही कहा था, लेकिन वो भाग गया था। रोहतगी ने जवाब देते हुए कहा कि उनके क्लाइंट ने वापस आकर सरकार को 5,000 करोड़ रुपए दिए थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एसआईटी बनाने का निर्देश देने के साथ सीबीआई का भी कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के लिए बैंक अधिकारियों के आचरण की जांच करना जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि क्या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फंड जारी किए गए थे। सीबीआई को साजिश की जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अपनी जांच में धीमी रही है। बेंच ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सीबीआई और ईडी अपना काम करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एजेंसियां आजादी से और तेजी से काम करेगी। आज हम कोई सख्त आदेश नहीं दे रहे हैं। अदालत ने ईडी और सीबीआई को 4 हफ्तों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इधर सीबीआई की ओर से अदालत में सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई। इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि कई कर्जदाताओं की शिकायतों के बावजूद सिर्फ एक एफआईआर क्यों दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि हर शिकायत एक अलग ट्रांजैक्शन है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बैंक अधिकारियों के बर्ताव की जांच करने का भी निर्देश दिया है ताकि यह पता चल सके कि क्या बैंकों, सरकारी अधिकारियों और आरोपी संस्थाओं के बीच किसी साजिश, मिलीभगत या साजिश के साथ वित्तीय फायदा पहुंचाया गया था। ईडी और सीबीआई की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी को पहले ही जाली बैंक गारंटी से जुड़ी सबूत मिल गए हैं। आरकॉम के खिलाफ एक ईसीआईआर दर्ज किया गया और 2017 में यस बैंक द्वारा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में किए गए निवेश की जांच की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि कथित धोखाधड़ी की गंभीरता के बावजूद मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पर मुकुल रोहतगी ने हेराफेरी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप अपने बकाया चुकाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और बिजनेस डिफॉल्ट को आपराधिक नहीं बनाया जाना चाहिए। यह सुनवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी की हालिया कार्रवाई पर हुई, जिसमें आरकॉम, आरसीएफएल और आरएचएफएल और एस बैंक फ्रॉड मामले के सिलसिले में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की करीब 1,885 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है, जिसमें
ग्रुप के मामलों में कुल अटैचमेंट लगभग 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ईडी ने आरकॉम के पूर्व डायरेक्टर पुनीत गर्ग को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर अवैध फंड को ऑफशोर फर्म्स और पर्सनल खर्चों में डाइवर्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, जब ईडी और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट उसके सामने पेश की जाएगी। यानी ईएएस शर्मा की जनहित याचिका में आरोप है कि अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने बैंकों से लिए गए कर्ज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम शामिल है। याचिका के अनुसार 2013 से 2017 के बीच इन कंपनियों ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंक संघ से 31,580 करोड़ रुपए कर्ज लिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि फोरेंसिक ऑडिट 2020 में सामने आ गया था, लेकिन एफआईआर 2025 में दर्ज की गई। उनका आरोप है कि जांच में बैंक अधिकारियों और संस्थागत स्तर की भूमिका की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। हालांकि कारोबारी अनिल अंबानी की ओर से पेश वकीलों ने सार्वजनिक धन की हेराफेरी के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि समूह ने करीब 20,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। साथ ही कहा कि कारोबारी घाटे और कर्ज में चूक को आपराधिक केस नहीं बनाना चाहिए। कुल मिलाकर इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल एक व्यावसायिक विफलता है या फिर सोची समझी वित्तीय साजिश। साथ ही इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर शिकायत की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि फंड की हेराफेरी का सच सामने आ सके। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर ईडी और सीबीआई की जांच देरी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। साथ ही जब फोरेंसिक ऑडिट 2020 में ही धोखाधड़ी की ओर इशारा कर चुका था, तो एफआईआर दर्ज करने में 2025 तक का समय क्यों लग गया? और अंत में ये जो बड़े पैमाने पर फंड का डाइवर्जन बिना बैंक अधिकारियों के पॉसिबल कैसे हो सकता था? खैर, सवाल तो कई है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय से इस मामले की जांच हो, ताकि विजय माल्या केस में जो हुआ वो अनिल अंबानी केस में ना हो जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।